फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो बेसिक टू मॉडरेट स्तर के प्रश्न बन सकते हैं, उसको हमने पहले वीडियो में देखा था। इस सेशन में दोस्तों थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो डाउट वाले प्रश्न होते हैं और जो थोड़ा सा डेप्थ जाके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में पूछता है, आजकल का जो पैटर्न है यूपी ट्रिपल एस सी का वो कुछ इस तरह का हो गया है कि बच्चों को उलझाए रखो, सही डेटा कौन सा है, गलत डेटा कौन सा है, इसी में उलझाए रखो। तो आज का जो सेशन है ये बेसिकली इसी पे आधारित होने वाला है। जो भी छात्र फॉरेस्ट गार्ड के ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा गैप हुआ है पहले और दूसरे सेशन के बीच में, लेकिन आगे भविष्य में इसको हम लोग कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने टॉपिक हैं उसका डबल करके वीडियो आएगा, यानी कि 15 टॉपिक है तो लगभग 30 वीडियो हम लोग इस पर लाएंगे। अगर एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा 2-3 महीने के अंतराल पे रहता है तो, अब इसके पहले अगर होता है किसी कारणवश में भी, तो फिर थोड़ा सा वीडियो सेशन कम हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो प्रश्न है ये है, राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस केंद्र के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से को मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा कवर किया गया है। देखिए अब इस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग बनाता है, सीधे प्रश्न नहीं देगा, ठीक है, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस केंद्र के अनुसार या इसके आंकड़े के अनुसार भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत हिस्से को मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा कवर किया गया है। तो ये बस इतना से कह रहा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत में लगभग कितने परसेंटेज भौगोलिक क्षेत्रफल पर हैं। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा 1.35। ठीक, क्या होगा आपका राइट आंसर? 1.35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पूरे राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। ठीक, अब यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कभी कभी ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो ये कभी कभी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। होता है क्या कि राष्ट्रीय उद्यान में बफर जोन होता है, इसके बाद में कोर होता है, और जब संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को आप देखेंगे तो कुछ और किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेटा ये वेरी होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है? 1.35। ठीक है, ये जो 2023 राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस केंद्र का आंकड़ा है यही आपको याद रखना है, यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए जो यूपी ट्रिपल एस सी है दोस्तों, वो कैसे प्रश्न बनाता है, वो कैसे आपको भ्रम में डालता है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इनका जो पैटर्न है, आजकल एग्ज़ाम का जो भी हाल ही में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का पेपर हुआ है, इसमें इन्होंने क्या गेम खेला है और अभी तक इन्होंने जो आपका फाइनल आंसर की है ऑब्जेक्शन के बाद में, ये अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। इसके पीछे इनका क्या थॉट है, क्या प्लान है, वो यही लोग समझे, लेकिन ये करते क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये जो सेशन है इसमें आपको जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, मतलब 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो इसी टाइप पर आपको मैं क्लियर करूँगा कि कैसे यूपी ट्रिपल एस सी गेम खेल रहा है आप लोगों के साथ में। देखिए एक तो इनका 5 ऑप्शन होता है, पहले 4 ऑप्शन हुआ करता था, अब ये 5 ऑप्शन देते हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, अब इन्होंने इसको यूपीएससी और IIT JEE के एग्ज़ाम की तरह ले लिया है। आसान नहीं रहा है, अब ये जो इसका स्टैंडर्ड है इसको बहुत अप लेवल पे करके एग्ज़ाम में प्रश्न बनाने लगे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, चलो ठीक है, 5 ऑप्शन में समझ लीजिए कि C और D एकदम से रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हमेशा? C और D रॉन्ग है। 2 ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये लास्ट में एक लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक होता है दोस्तों ऑफिशियल सोर्स, जैसे कोई गवर्नमेंट का डेटा है तो ये होता है ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, और ये कभी कभी दोस्तों अपडेट हुआ रहता है, और मैक्सिमम अगर देखा जाए ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये अपडेट नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर ये अपडेट नहीं होता है। अब जब इन्होंने अपडेट नहीं किया है और कोई करंट अफेयर का डेटा है जो ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड या अपडेट नहीं हुआ है और हर जगह पर अपडेट हो गया है, जैसे आपका टेक्स्ट बुक हो गया या दृष्टि IAS हो गया, कई जगह पे उन्होंने अपडेट कर दिया है और जो आपका ऑफिशियल सोर्स है वहाँ पर अपडेट नहीं है, तो बताइए 2 तरह का आपका आंसर हुआ ना। अब ये वही दोनों आंसर यहाँ पे लिखते हैं, एक अपडेटेड या ऑफिशियल डेटा
और एक बिना ऑफिशियल डेटा जो कि थोड़ा सा अपडेटेड रह सकता है या नहीं रह सकता है। जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनाते हैं वो वही मतलब इसको बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब और एक होगा इनमें से कोई नहीं, लास्ट में होगा इनमें से कोई नहीं। अब जब आप ऑफिशियल डेटा मार्क करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऑफिशियल डेटा के नाम पे पढ़ लेते हैं और वही मार्क करके चले आते हैं, तो ये पता चलता है कि ये अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है, ये अपडेट नहीं हुआ, ऑफिशियल डेटा अपडेट नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, जब आप अपडेटेड डेटा जो कि टेक्स्ट बुक या अन्य जगह पे देख के मार के चले आएंगे तो ये कहेंगे भैया ये तो ऑफिशियल डेटा नहीं है, ऑफिशियल पर तो अभी अपडेशन ही नहीं आया है, या ऑफिशियल पर अभी ये अपलोड ही नहीं हुआ है, तो ये गेम खेल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं मार्क कभी कभी ये कर देते हैं कि इनमें से कोई नहीं, मतलब जब आंसर किया आता है तो उसमें से लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, या कुछ इस तरह से ये प्रश्न डिजाइन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का पेपर जिन्होंने दिया है उनको पता चल रहा होगा, ठीक है। ये इसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा, जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा और जहाँ से भी जो भी डाउट बन सकते हैं ऐसे सारे डाउट वाले प्रश्न को मैं इस प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग अगर फॉरेस्ट गार्ड के बैच से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट बैच में इनरोल करना चाहते हैं, तो ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। आपका जो 15 टॉपिक है इसको 24 पीडीएफ के माध्यम से करा दिया गया है, कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो एक्सप्लेनेशन इसका आपको दे दिया गया है। 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा जो कि फुल लेंथ होगा, जिसमें आपका इन्वायरमेंट होगा और जो आपके यूपी स्पेशल कंप्यूटर या अन्य जो सब्जेक्टिव है वो सारे विषय होंगे, जिनमें से 5 से 6 टेस्ट अभी तक आप लोगों को दिया जा चुका है। टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस क्लास, ये जो आप देख रहे हो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास ही है, ये आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। लेकिन जितनी सारी चीज़ें मैं आपको फैक्ट जो डेप्थ वाले हो सकते हैं, जो ऑप्शन बेस्ड डेप्थ वाले फैक्ट बन सकते हैं, जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें आपको पेड क्लासेस में पीडीएफ के माध्यम से दी जाएंगी। बाकी आप खुद से भी नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर पेड बैच से जुड़ते हैं तो इसका जो पीडीएफ है, जो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा ये आपको दे दिया जाएगा, ई बुक के फॉर्म में दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि पीपीटी के फॉर्म में दिया जाएगा जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो सारी चीज़ें लिखित ई बुक के फॉर्म में आपको बना के दे दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का भी नोट आपको दे दिया जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है FGR विदाउट स्पेस 100, स्पेस नहीं देना है, FGR 100 लगाना है। 449 का बैच है, आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने के बाद में 349 का मिल जाएगा और ये कुछ टाइम के लिए है, ठीक है। हमेशा ये नहीं रहेगा, बाद में बहुत सारे बच्चे जब इनरोल करेंगे एग्जाम डेट वगैरह आने के बाद में तो उस टाइम पर ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो अभी मैं कहता हूँ कि अभी सभी लोग इनरोल कर लेंगे, जिनको पढ़ना है, जिनको ढंग से सीरियस होकर स्टडी करनी है, उनको 349 में अभी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है यूपी ट्रिपल एस सी, अब थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो घुमा के प्रश्न ऐसे पूछता है, अब ये इस प्रश्न का पैटर्न यही हो सकता है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन ये पूछेगा राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस केंद्र नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्सों को मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा कवर किया गया है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यही चीज़ जो डेटाबेस की मैंने बात की है, अब नवंबर 2023 का आंकड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये कोई और आंकड़ा पा जाएंगे तो बोलेंगे कि भैया ये सही है कि वो सही है, और फिर फाइनली इनका जो आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें बिना डाउट के आपको जो मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा उसको मार्क कर देना है, ओके, क्योंकि यही आंकड़ा भी हर जगह पे मौजूद है। इसलिए मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस इसको स्पष्ट किया है ताकि कोई शंका ना रह जाए कि ये जो आंकड़ा है ये मैंने कहाँ से ऑप्शन में आपको राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये 1.35 होगा, और ये आंकड़ा किसका है, ये राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस केंद्र नवंबर 2023 का आंकड़ा है। और यही दोस्तों आपका सही आंसर है। पूरे भारत में इस समय राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्रफल पर जितना परसेंटेज है वो आपको याद रखना है 1.35। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो परसेंटेज है ये कितना है 1.35%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया परसेंटेज, कुल क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है।
कुल क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। तो कुल क्षेत्रफल यहाँ पर दोस्तों 44,378 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, 44,378 वर्ग किलोमीटर पर है ये। और ये कितना है? 44,378 पूरे भारत का कितना है? 1.35% है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस केंद्र। तो ये डेटाबेस तैयार कौन करता है दोस्तों? तो ये डेटाबेस तैयार करता है WWI, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं WWI। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन सकता है, ऐसे फैक्ट को आपको देखते हुए चलना है। तो अभी इसी क्लास में अभी हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद में राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान से संबंधित करंट अफेयर अगर देखा जाए तो एक डेटा बीच में पब्लिश हुआ है। ठीक है, डेटा पर इसका जो एक रिपोर्ट है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, एक रिपोर्ट है इसी से संबंधित जो कि 2024 में आया है। तो ये रिपोर्ट पूछ सकता है कि किस संस्थान ने पब्लिश किया है या किस संस्थान के माध्यम से ये रिपोर्ट आया है। तो वो आपको लगाना है राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, रिपोर्ट है दोस्तों अगली पीढ़ी के DNA अनुक्रमण की सुविधा। रिपोर्ट क्या है ये देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे, अगली पीढ़ी की DNA अनुक्रमण सुविधा। एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप एक प्रश्न में इतना टाइम लगाएंगे तब तो हो चुका। मैं आपको बताता हूं इसका जो फुल फॉर्म है ये NGS है। देखिए, एक प्रश्न करो लेकिन उस प्रश्न से संबंधित जितने भी पैरेलल प्रश्न बन सकते हैं, अब UPSSC ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछता है। अब यही सब पूछेगा वो। अब आप लोग पढ़ के जाएंगे राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई, 1982 उत्तराखंड देहरादून। पता चला ये क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभी हाल ही में अगली पीढ़ी की DNA अनुक्रमण सुविधा पर एक रिपोर्ट आया है या किस संस्था द्वारा दिया गया। तब बताइए, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कैसे काम चलेगा। जितना भी प्रश्न महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, जितना हो सकता है, फालतू की चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये बन सकता है। अच्छा, ये है क्या, अगली पीढ़ी की DNA अनुक्रमण सुविधा क्या है? ये दोस्तों बस इतना सा है, जैसे बाघ है, हाथी है, ठीक है, डॉल्फिन वगैरह है, तो इनके जेनेटिक में थोड़ा सा ये लोग चेंज कर देते हैं। जैसे जेनेटिक होता नहीं, ऐसे बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जेनेटिक में थोड़ा सा ये चेंज करके उसको मॉडिफाई करते हैं जो कि अगले बच्चे में आए और वो इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाए, मतलब लुप्त ना हो। बेसिकली इनका जो लुप्तीकरण है इस पे ध्यान देने के लिए, और ये स्वस्थ रहें इस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल रहें इस पर ध्यान देने के लिए ये होता है अगली पीढ़ी की DNA अनुक्रमण सुविधा, यही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किसने दिया, किस संस्था के द्वारा आया? तो राष्ट्रीय वन्यजीव डेटा के द्वारा ये आया है। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कब स्थापित हुआ? 1982 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय उद्यान का पूरे भारत में कितना परसेंटेज है? तो 1.35% है। कितना क्षेत्रफल है? तो 14,378 वर्ग किलोमीटर है। और इसको आप लोग अप्रॉक्स लिख लीजिए। ये डेटा आपको थोड़ा सा वेरी मिल सकता है। होता क्या है कि कभी कभी राष्ट्रीय उद्यानों में बफर जोन होता है, कोर होता है। ठीक है, बफर जोन का मतलब जैसे कोर होता है मिडल क्षेत्र, बफर जोन उसके आसपास होता है, एक आउटर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बफर जोन को शामिल करके लिख देंगे और इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। और अगर कुछ होता है तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान का 44,378 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों
अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ इससे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, समय इसमें भी लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको IUCN के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। IUCN से संबंधित जितनी सारी चीज़ें बन सकती है परीक्षा संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपका जो पेड कोर्स है, जैसे वहाँ पे जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिया है, टॉपिक दिया है 15 वाला, हमने सिर्फ उसी को कवर किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन में जितने भी पैरेलल क्वेश्चन बन सकते हैं उस सिलेबस के अलावा भी जो आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करा दी जाएंगी। जैसे IUCN वहाँ पर हमने डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हम IUCN के बारे में पोस्टमार्टम इसका कर देंगे। IUCN से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करा दी जाएंगी। तो क्वेश्चन सेकंड है, इसको आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से IUCN वर्गीकरण को दर्शाता है? तो वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में IUCN सबसे सटीक वर्गीकरण कौन सा है, जिसमें वन्यजीव, आपको पता होगा IUCN ने वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। IUCN ने क्या किया है, जो प्रकृति संरक्षण क्षेत्र हैं, ठीक है, उसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो इसको 6 श्रेणी में बांटा है। तो यही बोल रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ना लिख के सटीक रूप से IUCN का वर्गीकरण वन्यजीव अभयारण्य के लिए कौन सा है ये आपको यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा IUCN की 4th संरक्षित क्षेत्र में इसका जो है आता है। वन्यजीव अभयारण्य किस में आता है, तो ये 4थे में आता है। तो इन 6ठों की अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों IUCN के माध्यम से आपको पता होगा रेड लिस्ट का डेटा जारी किया जाता है, इसके बारे में भी आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए कि IUCN क्या है। IUCN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के जो संसाधन हैं उसके उपयोग के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है। ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो IUCN की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? IUCN की स्थापना 1948 में। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं डाक कर लेता हूँ। IUCN की स्थापना तब तक आप लोग याद रखिए कि IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के फोंटेनब्लू शहर है या कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। 1948 में फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय अलग है, स्थापना अलग है, तो मुख्यालय भी ज़रूरी है, ये भी आप लोग याद रखिए कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब IUCN ने 2 कैटेगरी में, बेसिकली इसका जो बंटवारा, IUCN ने 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से डिवाइड किया है, ठीक है। इसका जो वर्गीकरण है, याद रखिएगा, वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत लोग एग्ज़ाम में ये गलती कर सकते हैं, इसलिए ये टेबल मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी भूलें ना, ठीक है। वर्गीकरण जो हुआ है इसका दोस्तों, IUCN ने 2 चीज़ों को बांटा है। एक बांटा है जो रेड लिस्ट प्रजाति हैं, ठीक है, जो रेड लिस्ट की प्रजाति हैं इसको इन्होंने बांटा है। और एक है दोस्तों ये जो आपका संरक्षण क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, इसको बांटा है। इस 2 चीज़ों को IUCN ने बांटा है। ये IUCN का वर्गीकरण नहीं है, IUCN संस्था ने बेसिकली 2 चीज़ों को बांटा है, वर्गीकरण किया है 2 चीज़ों का, एक रेड लिस्ट प्रजाति का और एक संरक्षित क्षेत्र का। तो रेड लिस्ट की जो प्रजाति है इसको बांटा है कितने कैटेगरी में? इसको बांटा है 9 कैटेगरी में।
और ये जो संरक्षित क्षेत्र है इसको बांटा है 6 कैटेगरी में, 9 6 जस्ट 9 का उल्टा 6, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, स्थापना फ्रांस में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब अगर बात करें रेड लिस्ट प्रजाति की, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी PDF में मैं आपको दे दूंगा। रेड लिस्ट प्रजाति जो है इसको 9 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है विलुप्त, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है, विलुप्त, जिसका कोई अभी तक कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि वो पृथ्वी से खत्म ही हो गया है, जिस प्रजाति का कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं बचा है उसको कहते हैं विलुप्त, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए लिखते चलता हूँ। इसको कहते हैं विलुप्त, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एक्सटिंक्ट से, ठीक है। और एक होता है जंगल से विलुप्त, ठीक है, इसको बोलते हैं AW, जंगल से विलुप्त होता है AW, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसको AW बोलते हैं। और एक होता है CR, ठीक है, CR का मतलब होता है क्रिटिकल इंडेंजर्स, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जिसको हम बोलते हैं CR, घोर संकटग्रस्त, यानी कि जंगल में विलुप्त होने का जो अत्यधिक जोखिम है वो। एक होता है पूरे भूमंडल से, पृथ्वी से विलुप्त, एक होता है जंगल में विलुप्त, और एक होता है जंगल में जिसके जंगल से विलुप्त हो चुका है, और एक होता है जंगल में विलुप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और एक होता है संकटग्रस्त, इसको हम बोल देते हैं EN, ठीक है। एक होता है VU, सुभेद, यानी कि जंगल से विलुप्त होने का उच्च जोखिम। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें, इसका एक्सप्लेनेशन आपको PDF के माध्यम से पेड क्लास में दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, मैं बता देता हूँ, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है, पूरा शरीर दोस्तों पसीना पसीना हो चुका है, इसलिए बड़ा एनर्जी लग रहा है। देखिए एक है आपका CR, ठीक है, ये CR, और दूसरा दोस्तों है आपका EN कहाँ है, ये वाला, ठीक है, EN, और एक है VU कहाँ पर है, ये VU, ठीक है। ये दोस्तों ये तीनों ये संकटग्रस्त हैं और ये परीक्षा में पूछ सकता है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ठीक है। ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि रेड लिस्ट की 9 डिवीजन में कौन कौन सी कैटेगरी वाली प्रजाति जो है वो संकटग्रस्त है। तो CR है, CR का मतलब फिर से बता देता हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड ये सिर्फ इंडेंजर्ड है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये VU का मतलब होता है वल्नरेबल, ठीक है, VU का मतलब वल्नरेबल, ये आपका जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं संरक्षित में, ठीक है। तो संरक्षित में भी दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए संरक्षित में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़, चलो संरक्षित का आप लोग याद रख लीजिए। संरक्षित को 6 भाग में बांटा गया है। पहला जो है ये है, ठीक है, सख्त संरक्षण होता है, यहाँ पे सख्त संरक्षण। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो चौथी कैटेगरी है जिसमें अभ्यारण्य आप देख रहे हो, लेकिन दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तीसरी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक स्मारक वगैरह आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्मारक, ठीक है, या सुविधाएं जो भी होती हैं ये आती हैं। प्रजाति आवास प्रबंधन क्षेत्र ये चौथा है, प्रजाति या फिर आवास प्रबंधन क्षेत्र, ठीक है। और ये पांचवा है भूमि या लैंडस्केप या सीस्केप, जैसे भूमि पर और कहाँ पे सीस्केप, यानी कि जो सागर वाला क्षेत्र है, इन दोनों जगह पर प्रजातियों के अस्तित्व को बढ़ावा देना। और लास्ट है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। छठे में है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, और 5वें पे है जमीन
और सागर पर संरक्षण। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है इसमें ये तीन, यही तीन स्टार्टिंग का ये चार, यही चार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यही चार इम्पॉर्टेंट है, ये चार आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक सेकंड, ये जो चार है यही आप पढ़िएगा, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सख्त संरक्षण पहले में, दूसरे में राष्ट्रीय उद्यान आता है, तीसरे में प्राकृतिक स्मारक वगैरह आते हैं, चौथे में प्रजाति आवास प्रबंधन आता है। प्रजाति आवास प्रबंधन का मतलब जैसे ये जो वन्यजीव अभयारण्य में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सबका प्रबंधन या संरक्षण, ये सारी चीज़ें चौथे में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस पूरे प्रश्न से, इस पूरे आयुषियन से इतना ही प्रश्न बन के आएगा। मेन आपको याद रखना है, रेड लिस्ट प्रजाति 9 टाइप में बांटा गया है, जिसमें आपका CR, EN, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN का मतलब इंडेंजर्ड और VU का मतलब वल्नरेबल, ये तीनों संकटग्रस्त हैं। संरक्षित क्षेत्र को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका एकदम से कड़ाई फॉलो होता है, वहाँ पे सख्त संरक्षण होता है, कोई भी आवागमन इंसानों का वहाँ पे नहीं होता, कोई पेड़ पौधा नहीं काट सकता है, कोई जंगल में जा नहीं सकता है। राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा सा आपको छूट ढिलाई मिल जाती है, लेकिन पेड़ पौधा जंगल वगैरह में यहाँ पे भी काटना, लकड़ी काटना, ये सब अलाउ नहीं होता है, ठीक है। या कोई अपना जाके छपरी छपरा वहाँ पे रख नहीं सकता है। तीसरा है प्राकृतिक स्मारक, ठीक है। चौथा है वन अभयारण्य। वन अभयारण्य में क्या होता है, थोड़ा सा गतिविधियाँ यहाँ पे अलाउ हो जाती हैं, लोग थोड़ा सा छपरा वपरा रख के वहाँ रहने लगते हैं, कुछ लोग लकड़ी उकड़ी भी काटते हैं, तो ये आपका वन्यजीव अभयारण्य होता है। तो ये प्रश्न 2 आपका हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लगता है कि आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है, तो इसको लाइक कर दो, ठीक, इसको पहले तो लाइक कर दो। और दूसरा, अगर इसमें आप कुछ चेंज चाहते हो कि सर थोड़ा सा कम ही रखिए, मैक्सिमम प्रश्नों को प्रैक्टिस कराइए और एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रखिए, तो भी आप विद रीज़न, ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिख दो, आपका कारण क्या है, आप क्यों कह रहे हो ये चीज़, इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। कि मैं तो ये जानता हूँ कि एक प्रश्न के पीछे इसके अंदर तक, डेप्थ तक और इसके पैरेलल में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली जाए। बाकी जो आपका सिलेबस है 15 टॉपिक वाला, वहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो तो ऑलरेडी कराया जा रहा है, और इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज में जो 10 टेस्ट है वो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे, और वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, कुछ बचेगा नहीं। बाकी अब आप लोगों की क्या राय है, अगर सब कुछ सही लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करने देना, और भाई अगर हो सके तो एक आध लोगों को रिकमेंड भी कर देना अपने दोस्त वगैरह में, जिसका भला आप चाहते हो, जिसका कंपटीशन बढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या और उनके द्वारा कवर किए भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ऊपर हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ पर हम देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन UPSSSC ऐसे ही परीक्षा में गेम खेलता है, ठीक है। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेगा और सब प्रश्नों को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा कि क्या एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं और UPSSSC आपको कैसे घुमाएगा ऐसे प्रश्नों में। लिखा हुआ है जनवरी 2023 तक, यानी कि जनवरी 2023 जो हमने ऊपर देखा था वो भी 2023 का ही था, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य पूछता है, ध्यान दीजिएगा, वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछता है तो वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों आपके 573 हैं, तो फिर आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। 573 वन्यजीव अभयारण्य है और उनका जो कुल वर्ग किलोमीटर है ये है इतना, ठीक है, जितना लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,23,762 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये, एक सेकंड, सिर्फ लिखना ज़रूरी है, बाकी अभी मैं बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य का डेटा है, ठीक, ये सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य का डेटा है, ये जो लिखा हुआ है सी वाला। और यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य पूछता है तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 573 वन्यजीव अभयारण्य और इतना वर्ग क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ लिख के इसके बाद ब्रैकेट में या
क्वेश्चन ही बना दे टोटल 2023 तक सभी संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, सभी संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो सभी संरक्षित क्षेत्र में आपके वन्यजीव अभयारण्य भी आ जाएंगे, इसके बाद में आपका राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा, इसके बाद में कोई कंजर्वेशन एरिया है, सुरक्षित क्षेत्र है, वो भी आ जाएगा। अगर कोई सामुदायिक कोई क्षेत्रफल ऐसा बनाया गया है जहां पर, एक सेकंड में बताता हूं, इसको बोलते हैं सामुदायिक रिजर्व, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व बनाते हैं ऐसे क्षेत्र को, उसका भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सभी है ना, यहां पे कौन कौन से डेटा आएंगे, सभी में आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसके बाद में वन्य अभयारण्य, इसके बाद में संरक्षण रिजर्व, और इसके बाद में आएगा सामुदायिक रिजर्व। ये होता है सभी। तो सभी का जब पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 1014 टोटल। ठीक है, ये वन्यजीव अभयारण्य फिर आप यहाँ से हटा सकते हैं, ये वन्यजीव अभयारण्य फिर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1014, और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 1,75,169 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, अच्छे से पूरा ये प्रश्न क्या क्या आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, जो अभी डेटा मिला है, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य का पूरे भारत भर में ये डेटा मिला है 573 का, ये करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट डेटा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, करेक्ट डेटा है, और ये जो लिखा हुआ ये भी करेक्ट है। ठीक, अब देखिए, और अगर सभी संरक्षित का पूछता है तो आपका ये राइट आंसर होगा, ये भी करेक्ट डेटा है, करेक्ट डेटा है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये 1015 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1015 आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आप पट से बोल देंगे कि 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप पट से क्या बोल देंगे, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन 107 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, 107 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अब 107 कौन सा है, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है अभी, अगर होता है तो मैं बताता हूँ आपको, इसी क्लास में बता दूंगा। अगर जो एक्स्ट्रा लोग बता रहे हैं 107वां वाला, अगर इसका नाम मुझे अभी पता चलता है तो अभी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये जो 106 का डेटा है, इस हिसाब से जब टोटल आप करेंगे तो यहाँ पे 1014 ही आएगा, लेकिन जब आप 107 का डेटा उठा लेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों को 107 मानेंगे, तो यहाँ पर ये कहीं कहीं 1015 भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है, और यूपीएससी आयोग जो है इसी हिसाब से घुमाएगा इस प्रश्न में। अगर ये कुछ इस टाइप से प्रश्न बनता है तो यहाँ पे इसी हिसाब से घुमाएगा और आपको दिक्कत में डालेगा कि कौन सा सही माने कौन सा गलत माने। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फटाफट देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों 106, ये आपको सही मानना है, और 107 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य की अगर आप बात करेंगे तो 573 वन्यजीव अभयारण्य है। संरक्षित रिजर्व की अगर आप बात करेंगे तो 115 संरक्षित रिजर्व है। ये भी डेटा आपको थोड़ा सा वेरी देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट अपडेटेड डेटा 115 ही है। और यहाँ पे सामुदायिक रिजर्व की अगर आप बात करोगे तो 220 सामुदायिक रिजर्व हैं। इन सबको आपको याद रखना है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल और इसका परसेंटेज वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में दे दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में जो सिंपल चीज़ें हैं वही बताऊंगा। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ अगर आप देखेंगे तो इन सभी का क्षेत्रफल कितना, परसेंटेज कितना है, इन सब का, और इसके बाद में कुछ और चीज़ें जो कि आपको पेड क्लास में देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि सबसे अधिक जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट में डाल सकता है। तो अगर ये पूछेगा कहाँ है और उसमें यूटी और राज्य
दोनों डाल के पूछेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आप यूटी और राज्य दोनों देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। कितने हैं? 97 है। और अगर सिर्फ राज्य राज्य का पूछेगा तो महाराष्ट्र होगा और यहाँ पर हो जाएगा 49, ठीक है। अगर ये यूटी पूछता है तो आपका 97 होगा, और अगर स्टेट पूछता है तो आपका महाराष्ट्र होगा। ये है वन्यजीव अभयारण्य का सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम कितना हो रहा है भाई? चलो, मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है और उस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में, एमपी में जो वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य एमपी में कितने हैं? ये हैं 25। याद रखिएगा, जरूरी है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, और किसी स्टेट का नहीं दिया है, सिर्फ यही इसी एमपी का दिया है, तो ज़रूरी है, ठीक है। और नवीनतम अगर जानकारी की अगर हम बात करें, देखिए आपको 24 भी देखने को मिल जाएगा, 24 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको 25 याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हाल ही में एमपी का एकदम से नया न्यू बॉर्न बेबी, नया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। अभी हाल ही में एमपी में एक नया अभयारण्य आया है, इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। ये एमपी का नया बना है और इसको मिलाकर दोस्तों ये 25 बन रहा है, ठीक है। वैसे 24 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप नए वाले को मिला लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को, तो इसकी संख्या 25 हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये हमने पहला पार्ट देख लिया, ठीक है। इसके बाद में उस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था? तो ये है दोस्तों कान्हा, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 1973 में ही इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है कान्हा का, ये आप लोग याद रखिएगा, ये अगर टोटल आप बात करेंगे तो ये दोस्तों 1940 हो जा रहा है, ठीक है। टोटल 1940 टोटल, और अगर सिर्फ मेन एरिया की बात करेंगे तो 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर। और ये बफर सहित है, 1940 जो आप देख रहे हो तो ये बफर सहित है और ये कोर सहित है, ठीक है। ये दोनों अंतर हो गया। इसके बाद में आपको याद रखना है, एक प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे नेशनल पार्क में घासों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाता है? घासों का, यहाँ पे लिख लीजिए, घासों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन, तो ये भी आपका कहाँ पे होता है? कान्हा में होता है, याद रखिएगा, कान्हा में ही होता है। और इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे और होता है, वो भी आप याद रखिएगा, ये जो जंगल बुक है ना, आपने सुना होगा द जंगल बुक, द जंगल बुक, जिसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। इस भाई देखो, मुझे इसका इंग्लिश नहीं पता है लेकिन हिंदी पता था मुझे, तो रुडयार्ड किपलिंग, ये आपका जो प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक होते हैं पेट की परीक्षा में, वहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। तो जो जंगल बुक का जो प्रेरणा है, जिस जंगल को प्रेरणा मान के ये लिखा गया है, वो भी आपका कान्हा ही है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न बन सकता है कि जंगल बुक को कौन सा जंगल बुक किस अभयारण्य को मान के लिखा गया है प्रेरणा स्रोत, तो आपका कान्हा होगा। और घासों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन भी इसी में होता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में और जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, वो आपका नौरादेही अभयारण्य है, ठीक है। इसके बाद में रातापानी अभयारण्य है और इसके बाद में बोरी अभयारण्य है। नौरादेही, रातापानी, बोरी, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक।
तो मध्य प्रदेश का जो नया अभयारण्य है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और किस वर्ष इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वन अभयारण्य एक अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, लेकिन एक अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है दोस्तों आपका राइट आंसर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कहाँ पर ये है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी एंड बहराइच जिला, ये दोनों जिला आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किन दो राज्यों में है, और वहाँ डाल देगा इसे आसपास का, बहराइच डाल देगा, पीलीभीत डाल देगा, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में तो है, ये है लखीमपुर खीरी और बहराइच जिला में है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये मोहना नदी है जो आप देख रहे हैं ना, भौगोलिक स्थिति के कारण ये जो मोहना नदी है यही इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यही है, एग्जैक्ट है कि नहीं है, लेकिन मोहना नदी कहीं ना कहीं ये भूमिका निभाती है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से, ये भी याद रखना है कि किससे बनाता है, तो ये नेपाल से बनाता है। ठीक है, नेपाल से बनाता है। ठीक, तो अब हम बात करें कान्हा दुधवा नेशनल पार्क की, तो ये 1958 में वन्य जीव अभयारण्य था। ठीक है, और एक बात 1977 में 1977 वही जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला मैटर है, नहीं प्रोजेक्ट टाइगर तो 1974 की बात है, 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा मिला। ठीक है, 1977 में, और ये 1978 में ये वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ। एक चीज़ आपको और याद रखना है, दो चीज़ याद रखनी है बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ। अगर आप लोगों ने यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी की होगी तो आपने एक नाम सुना होगा, बिली अर्जन सिंह। ठीक है, बिली अर्जन सिंह, ये जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है ना, ये किसके प्रयास से मिला है? ये प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना है आपको। बिली अर्जुन नहीं है, अर्जन सिंह के प्रयास से। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का मैटर है, तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस आदमी की वजह से मिला, तो बिली अर्जन सिंह के प्रयास से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बहुतों को लगभग 8 से 9 टाइगर रिजर्व तो 1974 में जब टाइगर रिजर्व बनाया गया था, प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसी टाइम पर 8 से 9 राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्यों को घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसको बाद में घोषित किया गया था। और ये कब घोषित हुआ था? तो 1987 और 1988। ठीक है, एक चीज़ रखना है, 1987-88 में इसको तो घोषित किया गया था, लेकिन याद रखना ये है कि किशनपुर वन्य जीव विहार, वही बगल ये बा कहूँ। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव विहार भी बगल में ही कहीं पे है, मतलब इसी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बगल में ही किशनपुर वन्य जीव विहार है। तो इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको रखा गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लग रहा होगा नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क को किस वन्य जीव अभयारण्य या बिहार के अंतर्गत, कौन से बिहार को मिलाकर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है? तो 1987-88 में इसको किशनपुर वन्य जीव बिहार के अंतर्गत इसको मर्ज करके प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं, और बिली अर्जुन सिंह के प्रयास से इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 मिला, और 1958 में ये वन्य जीव अभयारण्य बना। यूपी में स्थित है, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिला में है, और मोहना नदी जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, नेपाल से ये बॉर्डर बनाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा दुधवा नेशनल पार्क का पोस्टमार्टम।
ठीक है, जो जरूरी चीज़ है सिर्फ वही। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत या सुसंगत है। तो कौन सा युग्म दोस्तों यहाँ पर गलत है, सुसंगत है। पढ़िए, पहला है दोस्तों शेर परियोजना, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, शेर परियोजना सही है। ठीक है, गैड़ा परियोजना भी सही है, 1987 में आया था, एक 2005 में भी आया था, इस पर अभी मैं डिटेल चर्चा करूंगा। ठीक है, वो इंडियन राइनोसोरस के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। एक है भारतीय गैड़ा, जो कि लिखा हुआ यहाँ पे केवल काजीरंगा में पाया जाता है, और एक है हाथी संरक्षण क्षेत्र परियार अभ्यारण्य। तो यही दोस्तों यहाँ पर आपका गलत है, बाकी और सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका इस प्रश्न का यही सही होगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। भारतीय गैंडा केवल काजीरंगा में नहीं पाया जाता है, ये और जगहों पर पाया जाता है। एक एक करके अब हम सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इससे बनने वाले प्रश्न हैं इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए, शेर परियोजना कब आया था, शेर या लायन परियोजना पहले देख लेते हैं। शेर परियोजना, ठीक है, फटाफट देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका बहुत टाइम खराब नहीं करेंगे, वेस्ट तो नहीं हो रहा है फिलहाल। ठीक है, शेर परियोजना 1972 में आया था, कई जगह पे 1965 भी लिखा हुआ है। ठीक है, कई जगह पर 1965 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। मैक्सिमम दोस्तों 1972 में ही है। ठीक है, और ये जो प्रमुख स्थल है जहाँ पर शेर परियोजना को फोकस किया गया है, ये है गिर जंगल। ठीक है, गिर जंगल में शेरों का संरक्षण और प्रबंधन किया जा रहा है। गिर जंगल कहाँ पर है, गुजरात में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, गिर के बारे में पूछ सकता है परीक्षा में, आसान प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और है शेरों के पुनर्वास पे, शेरों के पुनर्वास, शेरों के पुनर्वास योजना, शेरों का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों एमपी में किया जा रहा है। ठीक है, एमपी में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। कुनो पालमपुर में, कुनो पालमपुर में ये किया जा रहा है, एमपी में कुनो पालमपुर में शेरों के पुनर्वास पर बातचीत चल रही है। बाकी मेन जो अपने लायन किंग है ये आपके गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। 1972 में शेर परियोजना आई थी, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद में भारतीय गैंडा। ठीक है, भारतीय गैंडा ये भी आपका सही है, 1987 में आया था, एक सींग होता है इसको, इसके नाक पर आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ गैंडा, भारतीय गैंडा, ये सिर्फ लिखा हुआ केवल काजीरंगा में पाया जाता है, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ये काजीरंगा में होता है, काजीरंगा में तो पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये ओरांग में है, इसके बाद में पाबी तोरा में भी है, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल के जलदपाड़ा, ये है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी जो है ये पाया जाता है भारतीय गैंडा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अभी ये जो गैंडा परियोजना है इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। गैंडा परियोजना महत्वपूर्ण है, शेर परियोजना में आपको बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन गैंडा परियोजना में एक चीज़ और ऐड हो जाता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाथी संरक्षण केंद्र दोस्तों, हाथी संरक्षण केंद्र ये आपका आया था, ये राष्ट्रीय परियोजना अगर देखा जाए तो ये कब आया था, तो ये आपका आया था 1992 में। ठीक है, 1992 में ये आया था। अगर बात करेंगे प्रसिद्ध स्थल की जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, तो ये है आपका पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगर पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, इसके बाद में नागरहोल में भी एशियन हाथी है, नागरहोल में भी एशियन हाथी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो कि हाथी से संबंधित है। कभी कभी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभयारण्य में हाथी पाए जाते हैं, तो आपका ये दोनों याद रखना है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इसके बाद में नागरहोल है, मधुमलाई है, कारा भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेन पीडीएफ में दे दी जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका भारतीय गैंडा परियोजना है, इसको मैंने अगले क्वेश्चन के अंतर्गत डिटेल में आपको बताया हुआ है। देखिए, इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, जबकि परंपरागत रूप से गैंडा परियोजना किस वर्ष से मानी जाती है। ठीक है, तो परंपरागत रूप से जो गैंडा परियोजना है, ये जो हमने ऊपर लिखा है 1987 में एक गैंडा परियोजना आई थी। हमारे यहाँ एक पाड़े जी हैं अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो बड़ी बहुत
मजाक में ही लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी हमारे यहाँ कुछ लोग गैंडा ही बोलते हैं, बहुत लंबे से हैं, खाते पीते करके हैं, पूरे बॉडी मतलब चुस्त दुरुस्त हैं, उनको सब लोग गैंडा ही कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आएंगे तो मम्मी वगैरह हमारी हैं तो बोलती थी गैंडा है, ठीक है, तो पांडे जी हमारे यहाँ। तो चलिए ठीक है, तो जो परंपरागत वाला दोस्तों है ये आपका 1987 में स्टार्ट हुआ था, और एक इंडियन राइनो विजन बीच में स्टार्ट किया गया था। ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका 2005 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे इंडियन राइनो विजन 2020 लिखा हुआ है ना इतना, और ऑप्शन में 2020 भी लिख देगा तो लोग समझेंगे कि इंडियन राइनो विजन 2020 में ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये गलत है। ये 2005 में स्टार्ट किया गया था, और जो पारंपरिक वाला है ये 1987 में स्टार्ट किया गया था। तो ये 1987 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो इंडियन राइनो विजन है ये आपका 2005 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो विजन है ना 2020 तक का इनका एक विजन रखा गया था, बताता हूँ अभी, ठीक है। 2020 का ये इन्होंने विजन रखा था कि 2020 तक हमें इतने नंबर तक पहुँच जाना है, और वो नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, ये नाम है इसका इंडियन, एक सेकंड, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसलिए रेड, ताकि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते चलें। इंडियन राइनो की स्पेलिंग में एच साइलेंट है, इंडियन राइनो विजन 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। और एक सींग वाले जो गैंडा होते हैं, एक सींग वाला गैंडा की सुरक्षा से संबंधित ये है, और जो लक्ष्य था, इसका जो लक्ष्य है 2020 तक 3000 की संख्या हो जाना। ये इसका लक्ष्य था कि 2020 तक ऐसे गैंडों की संख्या 3000 तक पहुंच जाए। और अभी करंट में आप देखेंगे 2025 चल रहा है, तो इस समय इनकी संख्या 4000 की संख्या है, ठीक है। अब गैंडा कहाँ पाए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो काजीरंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बहुत बच्चों को ये चीज़ पता होगा, जीएस में भी कई बार पूछा गया है, आसाम में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये पाए जाते हैं मानस में, पौबी, तोरा, जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था उसमें लिखा था ऑप्शन में एक सींग वाले गैंडा सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, फलाना में, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। पाबी तोरा ओरांग में हो गया, पेरियार में लिखा था वहाँ पे ना, तो ओरांग में हो गया, ठीक है, ये भी असम में है, और जलटपाड़ा हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक सींग वाले गैंडा की सुरक्षा, इसका जो लक्ष्य था यही था, ये उद्देश्य है, ठीक है, ये उद्देश्य है। बस आपको बस इतना याद रखना है ये दोस्तों। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपका कमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको पढ़ के कमेंट में लिखना है। अगर किसी बच्चे ने पेड क्लास लिया होगा तो वो सीधे उसी नोट से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी कि माइक के संदर्भ में सही है? तो ये ऑलरेडी दोस्तों एक बार मेरी नज़र से ये प्रश्न निकला और मुझे लग गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में मैंने सुना भी है, और आई थिंक किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया था। अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा किस परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो माइक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पढ़ते हैं फटाफट करके, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। माइक कार्यक्रम की शुरुआत वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन द्वारा 2003 में की गई थी। सिटीज के द्वारा 2003 में की गई थी। सेकंड ऑप्शन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों की निगरानी करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी तथा एशियाई हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों की निगरानी करना। और ये सिटी यानी कि ये जो सिटीज के द्वारा 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में माइक कार्यक्रम केवल असम, कर्नाटक और केरल में लागू हैं। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है, माइक कार्यक्रम हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सीधी कार्रवाई करता है, जैसे शिकारियों को गिरफ्तार करना आदि।
अब अगर किसी छात्र को माइक के बारे में पता होगा तो ही ये क्वेश्चन वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ही बहुत ही सटीक कोई ऑप्शन है जो कि सही है ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो पहले तो हमारा कर्तव्य है कि भाई पहले माइक के बारे में आपको समझा दिया जाए। ठीक है, चलो पहले तो दोस्तों माइक का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, माइक का जो फुल फॉर्म है, माइक स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। बहुत ही प्यारा फुल फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है। माइक मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, आप याद कर सकते हैं, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक का ये फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में ही स्पष्ट हो गया इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये क्या है, अगर कोई इलीगल तरीके से एलिफेंट्स को मार रहा है, किल कर रहा है, तो उसके संबंध में ये कार्यक्रम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइक कार्यक्रम की शुरुआत वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन 2023। देखिए यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों और बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं प्रश्न ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि माइक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। एक में दे देगा आपका यूनेप, यूनेस्को, दे देगा सिटीज, और एक दे देगा WWF। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिटीज। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता हुआ दिख रहा है कि माइक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिटीज के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति, और बात हो रही है सिर्फ एलिफेंट की। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एलिफेंट की ही बात हो रही है। माइक कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों कई सारे कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों में एक कोई संस्था वगैरह होगा जो वन्यजीव और वनस्पति की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनको भी देखभाल करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हाथी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर, ये ऑप्शन पूरा का पूरा सही है। ठीक है, इसके बाद में आपका है इसका प्राथमिक उद्देश्य अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों की निगरानी करना। तो ये तो सही है ही है। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ माइक में भारत में माइक कार्यक्रम केवल असम, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। ये गलत है दोस्तों। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये और राज्यों में भी फैला हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, मेघालय में भी है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा में है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है कि माइक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है या फिर नहीं है। तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में भी है, बस इतने ही राज्य में है। ठीक है, तो ये ऊपर के और ये 3 नीचे के। ठीक है, इतने राज्यों में ये माइक कार्यक्रम फैला हुआ है। ये प्रश्न बन सकता है कौन से राज्य में है या कौन से राज्य में नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ इसी राज्य में है, इसलिए ये गलत हो गया। और चौथा भी गलत है क्योंकि माइक कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम है दोस्तों, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जैसे पुलिस वगैरह इसमें नहीं होते हैं कि सीधे वो जाके गिरफ्तारी कर लेंगे, शिकारियों को गिरफ्तार देंगे, उनको पनिशमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है? ये मॉनिटरिंग इसका काम है। कहने का मतलब है कि यह सिर्फ हाथियों के डेटा को संग्रह करता है और उसका विश्लेषण करता है, ना कि वहाँ पर कोई गिरफ्तारी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये हो गया माइक कार्यक्रम के संबंध में चीज़ें। ओके, अब हमारा जो दोस्तों आज का क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। जो छात्र यहाँ लास्ट तक बना रह गया है, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप
आने वाले टाइम में भी बने रहते हैं तो आप पाएंगे कुछ ऐसे प्रश्नों का, ऐसे फैक्ट्स का आपके पास कलेक्शन है जो कि अन्य लोगों के पास नहीं है। और कोशिश मेरी रहती है कि आपको इसी क्लास में चीज़ों को याद भी करा दिया जाए। आने वाले टाइम में कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की भी चर्चा करेंगे जो कि साथ में हम लोग देखते चलेंगे और चीज़ों को याद करते चलेंगे। तो आपका लास्ट प्रश्न है, इसको आप सभी लोग कमेंट में बताइए। जो लोग पेड क्लास में होंगे वो उनको पता होगा, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो। रॉजर्स और पवार 1988 के अध्ययन के अनुसार भारत में प्रस्तावित 75 राष्ट्रीय उद्यानों का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। रॉजर्स और पवार के अध्ययन के अनुसार भारत में प्रस्तावित 75 राष्ट्रीय उद्यानों का कुल अनुमानतम क्षेत्रफल कितना है? एक सेकंड जरा पानी पी लूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि कितने लोग कितने परसेंटेज में लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छा ही लग रहा है, ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं। अगर संभव रहेगा तो आने वाले टाइम में इसको हम लोग लाइव कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चे इकट्ठा होते हैं, 15 बच्चे 10 बच्चे भी अगर रेगुलर रहते हैं 1 घंटे तक, तो ही इसको फिर हम लाइव कर देंगे। लाइव में दोस्तों और मज़ा आएगा, फालतू का बकवास नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे सभी लोग करते हैं, सिर्फ को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, फालतू का बकवास नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा। आपसे पूछूंगा प्रश्न, आप आंसर दीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।